everyone and welcome to my channel गणित शाला बाय गगन। मेरा नाम है गगन शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्च 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्लास 10th के लिए है और इस वीडियोस का या इस सीरीज़ का मेन फोकस जो है क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हैं। ये मेरे इस चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम बेटा इस पूरी सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि हर चैप्टर के अंदर हमारे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और उन टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो हालांकि ये सारे टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा जो है वो गो थ्रू कर लें क्योंकि इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमें फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स और एक्सप्रेशंस। आपको 2 या 3 नंबर्स दिए जा सकते हैं जिनके आपको HCF या LCM कैलकुलेट करना है या फिर कोई एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन नंबर्स का मान लो अगर हमारे पास A और B दो नंबर्स हैं तो HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B should be equals to product of A and B। ठीक है जी, ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर में से MCQs में आते हैं, ये जो शॉर्ट वाले टॉपिक हैं। बाकी आपको एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आएगा प्रूविंग अ गिवन नंबर इज़ रैशनल और इरैशनल के ऊपर, और इसी तरीके से MCQ फॉर्म में आएगा आपके पास इरैशनल और रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको मोस्टली MCQ में आता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर इरैशनल है या कौन सा नंबर रैशनल है, या फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको बताना है कि ये नंबर कैसा नंबर है, ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है या प्राइम है, कॉम्पोजिट है, कैसा नंबर है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब प्रूविंग अ गिवन नंबर इज इरैशनल नंबर, ये जो पार्ट है ये आपको 2 तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, सिंपल 2 मार्क में भी आता है और या फिर आपको ये 3 या 5 मार्क में भी आ सकता है, तो या फिर आपको ये 3 या 4 मार्क में आता है जनरली। तो हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से, अगर 2 मार्क में आता है तो हमें किस तरीके से इसको प्रूफ करना है, या फिर अगर ये हमें 5 मार्क में आ रहा है या 4 मार्क में आ रहा है या 3 मार्क में आ रहा है तो किस तरीके से करना है। और फाइनली है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HCF एंड LCM। देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपको MCQ फॉर्म में भी आ सकता है अगर बहुत सिंपल सा होगा, या फिर ये आपको 2 मार्क्स में ज़्यादातर आता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। इस पूरे चैप्टर के लिए ये आपका नंबर सिस्टम के अंदर ये चैप्टर आता है, इसमें आपको 6 मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं इस चैप्टर के लिए।
तो अब इन 6 मार्क्स में आप देख लीजिए, आपके पास एक दो एमसीक्यूज हो जाएंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक एमसीक्यू हो गया। कुछ इस तरीके से इसका कोई भी वो पॉसिबल ऑप्शन जो है वो यहाँ से वो हो सकता है। आप देखो हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इस लास्ट में हम, क्योंकि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर एलसीएम। वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन तो समझ लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उनको ये नहीं पता चलता है कि मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है या फिर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक समझाऊंगी कि कैसे, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है या एलसीएम करना है, तो आप कौन से ट्रिक से पता लगा सकते हो कि एलसीएम और एचसीएफ में से कौन सा हमें पर्टिकुलर वैल्यू जो है कैलकुलेट। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ रहा है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स और एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखाई दे रही हैं, और अगर आप देखो तो इनके आगे मैंने आपको ईयर मेंशन कर रखा है जिसमें ये एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन 2021 में एग्जाम में आया है और सेकंड क्वेश्चन 2023 में आया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो फर्स्ट है एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, सेकंड में है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, थर्ड में है इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स। तो बच्चे मेरे कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में जो बताया था, फर्स्ट टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर वो इवन नंबर, कॉम्पोजिट, लीस्ट, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में ही लिखा था। फाइंड आपको एचसीएफ और एलसीएम ही करना है, लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इन सब नंबर्स की नॉलेज होगी तभी हम आगे कर पाएंगे। तो पहला था हमारे पास एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब अगर मेरे पास मान लो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2 4 हो गया, 4 and 6 हो गया, 6 and 8 हो गया, 8 and 10 हो गया, 10 and 12 हो गया, इस तरीके से। तो अगर हम देखें 2 और 4 का एचसीएफ होता है 2, 4 और 6 का भी एचसीएफ 2 है, 6 and 8 का एचसीएफ 2 है, 8 और 10 का एचसीएफ 2 है, 10 और 12 का एचसीएफ भी 2 रहता है। तो हमारे पास जितने भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वहाँ पे सब जगह हमारे पास एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 4, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 4 का मल्टीपल है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, और एलसीएम इज 4 एंड एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। अब हमें रेशियो निकालनी है एलसीएम इज टू एचसीएफ, तो वो हो जाएगी 4:2, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2:1। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2:1। थर्ड है इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका जो आपस में किसी भी और फैक्टर को शेयर नहीं करते हैं एक्सेप्ट 1। ए प्राइम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बी प्राइम है या नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले लूँ 8 और एक नंबर मैंने ले लिया 15। अब अगर आप ध्यान से देखो, ना तो 8 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है, दोनों में से कुछ भी प्राइम नहीं है। लेकिन 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 and 8, और 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 and 15। अब अगर आप देखो तो दोनों ही आपस में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है दैट 8 and 15 आर को-प्राइम्स। अब अगर ए और बी को-प्राइम्स हैं तो उनकी अगर हम कोई भी पावर ले लें वो भी आपस में को-प्राइम ही रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि ए क्यूब का क्या मतलब है, ए इंटू ए, और बी क्यूब होता है बी इंटू बी। अब ये सारे आपस में सिर्फ एक ही फैक्टर शेयर कर रहे हैं, 1। तो इसका मतलब है ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये भी नंबर्स आपस में कोप्राइम्स हो जाएंगे। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द फॉर्मूला विच इज एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास बहुत बार इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं जो 2021 और 2023 में एग्जाम में आए थे। इस फॉर्मेट में हमें अभी दिया हुआ है दैट हमें दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन क्या है, द नंबर्स 30 and 70 आर गिवन टू अस। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 30 और 70 गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 30 मल्टीप्लाई बाय 70 विच इज इक्वल्स टू 2100। तो इसका मतलब है हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी। अब इसी हिसाब से आप फटाफट गेस कर सकते हैं हमारे एग्जाम्पल 5 का आंसर क्या होगा। यस, हमारा आंसर होगा 1000, और वो कैसे आया, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 50 and 20 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 50 and 20। तो 50 और 20 का प्रोडक्ट जो है वो 1000 के इक्वल है, इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1000। अब आपको सेम क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है और साथ में एचसीएफ दे दिया, और हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। आप एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा। मान लो हमारे पास जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, वो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 200, ठीक है, और एचसीएफ जो है उन दोनों नंबर्स का मान लीजिए वो 10 है, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एलसीएम कैलकुलेट करके बताओ, तो एलसीएम विल बी व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। दैट मीन्स 200 divided by 10 which is equals to 20। तो मतलब अगर हमें प्रोडक्ट और एचसीएफ गिवन है तो हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा इसी तरीके से अगर हमें प्रोडक्ट और एलसीएम गिवन हो तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दैट एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम। इस मेथड से हम जो है हमारे अगर हमें प्रोडक्ट और एलसीएम दिया है तो हम एचसीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चूजिंग एन इरैशनल और अ रैशनल। तो आपको जैसे 6th एग्जाम्पल की तरह एक एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और फिर पूछेंगे कि आपको बताना है कि ये एक रैशनल है या इरैशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है, क्या है। या सेकेंड एग्जाम्पल 7 की तरह आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है या फिर इनमें से कौन सा इरैशनल है। अब फर्स्ट वाले के अंदर जहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इस तरीका 6th एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह हो, फर्स्ट स्टेप हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने देखना है कि क्या ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है। अगर सिंप्लीफाइड में है तो इसको एज इट इज रखेंगे, नहीं तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें पता है दैट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 है, तो यहाँ पे ये 3 रूट 5 और रूट 5 जो है ये आपस में और सिंप्लीफाई होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 5।
अब ये 5 माइनस 2√5 क्या है, ये भी तो एक इर्रेशनल है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन इर्रेशनल. और अगर आपको इस तरीके से आता है जहाँ पे आपको ये चूज करना है कि ये रैशनल है या इररैशनल है, इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है या इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नंबर इररैशनल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है. अब हमें पता है √36 इज इक्वल्स टू 6. √12 जो होता है इसको हम 2√3 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके. √14 को हम क्या लिख सकते हैं, √14 को √14 ही लिखेंगे, ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होता है. और इसी तरीके से √21 ही रहता है. अब आप इन सबको देख के बताइए इनमें से कौन सा हमारा रैशनल है. तो ऑब्वियसली √36 इज इक्वल टू 6 इज आवर रैशनल नंबर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, √36 इज अ रैशनल नंबर. इसी तरीके से आपको चार ऑप्शंस के अंदर से इररेशनल नंबर चूज करने के लिए भी आ सकता है. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रूविंग अ नंबर इज एन इररेशनल नंबर. अब ये दो फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन आता है. फर्स्ट फॉर्मेट है आपके पास जहां पे हमें ये गिवन है दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर और हमें प्रूव करना है दैट 5 + 3√2 इज एन इररेशनल नंबर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये जनरली हमें 2 मार्कर में ही आता है. ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे. हम लिख लेंगे लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर. हम इसको एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे. ठीक है जी. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है 5 + 3√2 - 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. क्यों रैशनल हो गया, क्योंकि रूल कहता है दैट addition or subtraction of two rational numbers is a rational number. ठीक है. तो अब क्योंकि 5 + 3√2 भी एक रैशनल है और 5 भी एक रैशनल है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा. तो यहां से हमारे पास स्टेटमेंट आ गई दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर. अब अगर 3√2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर. क्यों, जिस तरीके से अगर हम दो रैशनल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में एक रैशनल ही मिलता है. इसी तरीके से दो रैशनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर रैशनल ही मिलेगा. और अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रहे डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर वाला रैशनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि जीरो हमारा कभी भी डिवाइजर नहीं बनता है. तो 3√2 डिवाइडेड बाई 3 इज अ रैशनल नंबर. इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर. लेकिन हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट तो कहती है दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर. ये तो हमें गिवन है तो हम लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स गिवन स्टेटमेंट, therefore our supposition is wrong. हमने जो एज्यूम किया था that 5 + 3√2 is a rational number, that supposition is wrong and hence 5 + 3√2 is an irrational number.
ये क्या है, एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। ये जो क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर में हमारे पास सॉल्व करने के लिए आता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, जहां पे ये गिवन स्टेटमेंट नहीं होगा। हमें डायरेक्टली प्रूफ करना है दैट दिस गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। उसमें हमें कुछ भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो वहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जहाँ पे हमें प्रूव करना है दैट अ गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपको इन चारों फॉर्मेट्स में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, या कोई और फॉर्मेट भी वो बना सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये चारों जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर साल पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए बेटा देखिए कैसे करते हैं। मैं आपको ये 2 - 3√5 जो है वो सॉल्व करूँगी, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप इन्हीं को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सो अगेन लेट 2 - 3√5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर 2 - 3√5 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। This can be written in the form of a/b. So 2 - 3√5 is equals to a/b, where a and b are integers. जहाँ पे ये दोनों a and b क्या हैं, हमारे integers हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिर्फ √5 को लेफ्ट साइड पे छोड़ना है, बाकी सारी टर्म्स जो हैं दूसरी साइड पे हमारी ट्रांसपोज हो जाएंगी राइट साइड पे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 - a/b, विच इम्प्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर। अब ये क्यों रैशनल हो गया बेटा, ये इसलिए रैशनल हो गया क्योंकि देखो a/b क्या है, एक रैशनल है, 2 क्या है, रैशनल है। तो दो रैशनल्स का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल हो जाएगा, और जब हम उसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि राइट साइड पे सारा का सारा रैशनल है, तो इसका मतलब है √5 भी क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। अब यहाँ तक आपके जो 3 पार्ट हैं, 3 + √5, 1/√5 और 2 - 3√5, इन तीनों को इस तरीके से ही हमने स्टार्ट करना है। इसके बाद का पोर्शन चारों के लिए सेम है। अगर अकेला सिर्फ √5 आता है तो उसको हम स्टार्ट ऐसे करेंगे दैट लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे, इसका मतलब है कि दैट √5 कैन बी रिटन एज p/q, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स। इनको हम को प्राइम इंटीजर्स मान के चलेंगे। को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो इंटीजर्स जहां पे जो आपस में कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते हैं एक्सेप्ट 1 के अलावा आपस में कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते हैं, उनको हम को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो √5 को हमने लिख दिया p/q के फॉर्म में। अब हमने करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, और यहाँ पे p² बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5q² इज इक्वल्स टू p² लिख दिया। मान लीजिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अगर 5q² इज इक्वल्स टू p² है, तो इसका मतलब है दैट p² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए मान लो हम लिख सकते हैं 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 2 और 5 दोनों ही 10 के फैक्टर हैं। यहाँ जो 10 है दैट इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, एंड 10 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो,
ठीक है, तो अब अगर 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. यहाँ हम लिख सकते हैं दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो अब हमने यही वाला जो रूल है यहाँ पे हम यूज करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अब अगर पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो यहाँ से हम रूल निकाल सकते हैं दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ये बेटा हमारे पास एक थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है a और साथ में एक प्राइम नंबर है p, तो अगर a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय p होता है, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p. ये हमारा थ्योरम है बुक के अंदर. तो उसी थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं और उसी थ्योरम को यूज करके हमने लिखा है दैट इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो हमने यूज किया दैट इफ p इज डिविजिबल बाय 5 देन p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अब अगर p जो है वो 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 5m के फॉर्म में, वेयर m इज एन इंटीजर. यहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर है और हम लिख सकते हैं दैट p इज इक्वल्स टू 5m. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमने बोला कि अगर जो 100 नंबर है ये 20 से डिविजिबल है, हमें पता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 5 लिख सकते हैं. इसी तरीके से अगर हमारा 100 जो है वो 10 से डिविजिबल है, तो इसको हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं. 100 अगर हमारा 25 से डिविजिबल है, तो इसको हम 25 इंटू 4 लिख सकते हैं. तो मतलब जिस भी नंबर से ये डिविजिबल होता है, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर हम उसको लिख सकते हैं. यहाँ पे 100 जो है वो 20, 10, 25 से डिविजिबल है और 5, 10, 4, 3 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके साथ हम उनको मल्टीप्लाई करके उसके 100 के इक्वल लिख सकते हैं. तो यही रूल हमने यहाँ पे यूज किया है दैट p इज इक्वल्स टू 5m. क्यों, क्योंकि p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो उसको 5m, जहाँ पे m कोई भी एक इंटीजर है, उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं. अब इसके बाद बेटा अगर p जो है वो m से डिविजिबल, p जो है 5 से डिविजिबल है, तो और हमने लिख दिया p इज इक्वल्स टू 5m. अब मान लीजिए अब हमने क्या करना है, p की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. सो हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो p की जगह पे हमने 5m लिख दिया. सो यहाँ से हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर बन गया. और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर. ठीक है जी, ये जो 5 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ और हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर आ गया. अब इस इक्वेशन से दोबारा हमारे पास यही रूल बन जाएगा, क्योंकि q स्क्वायर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड m स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज कि हमारा जो q स्क्वायर है दैट इज डिविजिबल बाय बाय 5. तो 5 अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अब q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल हो गया. अच्छा, इस इक्वेशन को मान लो हमने इक्वेशन नंबर a लिख दिया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर b लिख दिया. नाउ फ्रॉम a एंड b, अब देखो a एंड b से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला. देखो a में हमने लिखा है दैट p इज डिविजिबल बाय 5 और
बी पे हमने लिखा है Q इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। अब अगर दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब है दैट 5 जो है वो P और Q का एक कॉमन फैक्टर बन गया, क्योंकि 5 P का भी फैक्टर बन गया और 5 Q का भी फैक्टर बन गया। दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो P और Q जो बन गए दोनों ही 5 के मल्टीपल्स बन गए, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जब इसको एज्यूम किया था क्वेश्चन को, तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लिया था? हमने लिया था कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब है कि 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट अभी तो हमारे पास 5 क्या आ रहा है? 5 कॉमन फैक्टर आ गया बोथ P एंड Q का। ओके, सो इसका मतलब है पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। ठीक है, P एंड Q दोनों का ही फैक्टर हो गया। अब लेकिन ये तो हमारे जो assumptions है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption। इसने हमारे जो हम एज्यूम करके चल रहे थे शुरू से उसको इसने क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कौन सी assumption को? विच कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। इस नंबर को, इस हमारी पर्टिकुलर assumption को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच implies therefore our assumption is wrong। जो हमने शुरू से ही assumption लेके चल रहे हैं वो सारा क्या हो गया? गलत हो गया। एंड हेंस 2 minus 3 root 5 is an irrational number। ठीक है, हमने यही एज्यूम किया था स्टार्टिंग में। assumption तो हम यही लेके चले थे ना, दैट 2 minus 3 root 5 इज अ रैशनल नंबर। तो जब हमारी assumption को हमने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो इसका मतलब है हमारी assumption क्या हो गई? गलत हो गई। और 2 minus 3 root 5 is proved to be an irrational number। अगर वो रैशनल नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे? irrational number। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सो इसे आप बहुत ध्यान से करेंगे। आप अगर ये स्टेप्स जो हैं इसको अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए, 2 3 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ये एक आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर तो आप मान के चलिए कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन आने ही वाला है। 6 नंबर का पेपर आएगा इस एग्जाम में और ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, एक सिचुएशन दी जाएगी जिसको रीड करके आपने समझना है और फाइंड आउट करना है कि क्या हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमें जैसे ये जो गिवन क्वेश्चन है ये कह रहा है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for first time? तो जो 3 क्लॉक्स हैं हमारे पास, लेट्स से क्लॉक 1, क्लॉक 2 एंड क्लॉक 3, ये तीनों क्लॉक्स जो हैं वो 12 o'clock नून पे जो हैं वो एक साथ बीप की हैं। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बीप करेंगी।
फर्स्ट क्लॉक जो है वो 20 मिनट्स के इंटरवल पे अपने आप को रिंग कर रही है. लाइक फर्स्ट टाइम आफ्टर 20 मिनट्स करेगी, देन 40 मिनट्स के बाद करेगी, देन 60 मिनट्स के बाद करेगी, देन 80 मिनट्स के बाद करेगी एंड सो ऑन. इसी तरीके से सेकेंड क्लॉक जो है वो 25 मिनट्स के इंटरवल पे जो है वो बीप कर रही है. तो वो इस तरीके से पहले 25 मिनट्स के बाद बीप करेगी, देन 50 मिनट्स के बाद, देन 75 मिनट्स के बाद एंड देन 100 मिनट्स के बाद, एंड देन द सेम प्रोसेस विल गो ऑन. थर्ड क्लॉक 30 मिनट्स के बाद बीप करिए. सो सबसे पहले 30 मिनट्स के बाद करेगी, देन 60 मिनट्स के बाद, देन 90 मिनट्स के बाद एंड देन 120 मिनट्स के बाद. और इसी तरीके से ये जो है आगे प्रोसेस चलता जाएगा. अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है. ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये है 20 के फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल्स. इसी तरीके से ये सारे 25 के मल्टीपल्स हैं और ये सारे 30 के मल्टीपल्स हैं. और हमें चाहिए वो नंबर जो इन तीनों ही लिस्ट में आता हो, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों में कॉमन हो. तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे पहले, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, सबसे जल्दी जब ये तीनों एक बार एक साथ दोबारा बीप करेंगी. तो अगर बेटा हमारे जो नंबर्स हैं वहाँ पे हम उनके मल्टीपल्स के साथ डील कर रहे हैं, एक नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार जहाँ पे आपको जो आंसर है, तो वहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो अपने आप को डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर उसको डिवाइड करना है, एक साथ इक्वल पोर्शंस में हम एक नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है. एक और बहुत जनरल सा टिप है कि अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तब करना है अगर आपको पता हो कि आपका आंसर जो है वो गिवन वैल्यूज से बड़ा आने वाला है. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज हैं 20, 25 एंड 30 और हमें पता है कि जो हमारा आंसर होगा वो एटलीस्ट 30 मिनट से तो बड़ा ही होगा. तो जब भी आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा होगा वहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. और जब भी आप अब ये डिसाइड करने के लिए कॉमन सेंस आपको चाहिए कि भाई मेरा आंसर जो है वो गिवन वैल्यू से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है. और अगर आपको लगता है कि जो आपका आंसर है वो जहाँ यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनसे छोटा ही आएगा, तो आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आप याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये डिसाइड करने में कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है या फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना है. अब हम यहाँ पे 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे. और मैं यहाँ पे अगेन मैं एलसीएम नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को एलसीएम कैलकुलेट करना आता है. और इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो आता है हमारे पास 300. इसका मतलब है दैट आफ्टर 300 मिनट्स हमारे जो ये तीनों क्लॉक्स हैं वो एक साथ दोबारा बीप करेंगी. ठीक है, एक साथ दोबारा रिंग करेंगी. तो अगर ये फर्स्ट टाइम जो है वो 12 नून पे, अभी स्टार्टिंग में इनिशियली 12 नून पे ये रिंग किए थे, तो आफ्टर 300 मिनट्स, अब मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर 60 मिनट्स से हमारे पास 1 आवर बनता है, दैट मीन्स 300 मिनट्स के अंदर कितने आवर्स बन जाएंगे? दैट विल बी 5 आवर्स के इक्वल हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू डिवाइड 300 बाई 60 एंड वी गेट 5 आवर्स. इसका मतलब है 500 नॉट 5 आवर्स के बाद जो है ये तीनों क्लॉक्स एक साथ दोबारा रिंग करेंगी. तो 12 और नून के बाद जो 5 आवर्स आते हैं दैट मीन्स 5 PM. तो अगर हम 12 बजे में 5 घंटे ऐड कर देंगे दैट विल बी 5 PM. सो 5 PM के ऊपर ये तीनों क्लॉक्स जो हैं वो दोबारा से एक साथ रिंग करेंगी. ओके तो स्टूडेंट्स, पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा जहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था. अब ये हमारा नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन कहता है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड. एक परेड है जिसमें जो है मार्च पास्ट करना है. आगे की तरफ जो है वो आपके पास
आर्मी बैंड रहेगा, वो वॉक करेंगे, और पीछे की तरफ जो है आपको एक आर्मी जो कंटिजेंट है वो इसके पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, अब ये तो है हमें गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा अगर उनको मार्च करना है तो सामने वाले ग्रुप के अंदर जितने कॉलम्स होंगे, जितनी कॉलम्स के अंदर लोग खड़े हैं, पीछे वाले जो आर्मी कॉन्टिजेंट है वहाँ पे भी सेम ही नंबर ऑफ रोज रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है वो चाहे जितने मर्जी हो, कॉलम जो है अगर आगे जो आर्मी बैंड है वो 4 या 5 लाइनों में सारा बैंड जो है वो अरेंज्ड है, तो पीछे आर्मी कंटिजेंट को भी 4 या 5 जितनी लाइनों में, अगर आगे 4 लाइनों में सारे आर्मी बैंड के जो पर्सन है वो जो वॉक कर रहे हैं, तो पीछे वाले जो आर्मी कंटिजेंट के पर्सन है उनको भी 4 ही लाइनों में वॉक करना है। तो उन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम हम कितने कॉलम बना सकते हैं ताकि आर्मी बैंड भी प्रॉपर्ली अरेंज हो जाए, कोई पर्सन लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से आर्मी कंटिजेंट भी का भी सारे पर्सन अरेंज हो जाएं। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें नंबर्स गिवन है 612 एंड 48। अब नंबर ऑफ कॉलम्स तो इनसे छोटे ही होंगे ना, हमें कितने कॉलम बनाने हैं, 10 कॉलम बनाने हैं, 12 कॉलम बनाएंगे, 12 लाइंस में उनको हम खड़ा करेंगे या 10 कॉलम्स में खड़ा करेंगे, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमने 612 लोगों को जो आर्मी कंटिजेंट के हैं और 48 जो परेड बैंड के जो पर्सन है उनको हमें डिवाइड करना है इक्वल कॉलम्स में। वो मेंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। जब हमें दो नंबर्स को, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करना है, इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है, इक्वल नंबर्स में डिवाइड करना है किसी जो गिवन नंबर्स हैं, तब हम वहाँ पे HCF फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 612 और 48 का HCF फाइंड आउट करेंगे, और जो भी हमारे आंसर्स होंगे हमें उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब हमारे पास गिवन नंबर्स हैं 612 एंड 48। अब अगर आप चाहो इनके आंसर्स जब हमने फाइंड आउट करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, आप हमेशा आप फैक्टर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, लॉग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है HCF ऑफ, अभी मैं यहाँ पे HCF निकाल के नहीं बताने वाली हूँ, एंड बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को HCF और LCM फाइंड आउट करना आता है। और 612 और 48 का जो HCF है वो हमारे पास आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि हमें 12 कॉलम्स के अंदर आर्मी बैंड और आर्मी कंटिजेंट को अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड जो है वो हो जाए आराम से। और हमारे पास देखिए, अगर मैं 12 कॉलम्स में अरेंज करूँगी तो हमारे पास 4 रोज जो हैं वो आर्मी बैंड की बन जाएंगी और 51 रोज बनेंगी आर्मी कंटिजेंट की। रोज से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। सो द आंसर इज 12। देर आर मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई रियली होप कि आपको कहाँ पे एलसीएम लगाना है, कहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है, जैसे मैंने यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट नहीं करके दिखाया है, एलसीएम कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, अगर आपको कोई डाउट है कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जो है उसके ऊपर बना दूंगी। देखिए, कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम इन तीनों नंबर्स से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1, 2, 3 आना चाहिए। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि 10 को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूँ ताकि जो मेरे पास रिमाइंडर है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशेंट आता है वो आ जाएगा 3 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। करेक्ट। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर होता है, अगर मैं उसको अपने डिविडेंड में से माइनस कर दूं, मतलब मैंने मान लो 10 माइनस 1 कर दिया, जो रिमाइंडर बचा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब ये 9 क्या हो गया,
दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो मतलब जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, अगर हम रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर दें तो वो उस डिवाइजर का प्रॉपर फैक्टर बन जाता है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास 12 है, 12 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास क्वोशेंट कितना बना, क्वोशेंट तो बन गया 3 अगेन, 2 अगेन, और रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब अगर इस रिमाइंडर को मैं मेन 12 से जो हमारा डिविडेंड है उससे माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 10, और ये 10 क्या है, 10 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो रिमाइंडर्स हैं उनको अगर हम मेन नंबर्स से माइनस कर दें, डिविडेंड्स में से माइनस कर दें, तो डिवाइजर ये तीनों नंबर उस एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है। इसका मतलब है कि जब मैं 1251 को x से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर बनेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1251 में से 1 माइनस कर दूं तो जो भी मेरे पास आंसर बचेगा दैट इज 1250, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ x, वो x का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं 2 को 9377 से माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 9375, वो भी क्या बन जाएगा, x का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, एंड 15,628 में से 3 माइनस करने पर 15,625 बचेगा, वो भी 3 का क्या बन जाएगा, वो भी हमारे x का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। सो विच इम्प्लाइज 1251 माइनस 1 कॉमा 9377 माइनस 2, इनसे हमने जो हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं उनको हमने माइनस कर देना है। तो जब हमारे रिमाइंडर्स माइनस हो जाएंगे वो क्या तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, प्रॉपरली डिविजिबल बन जाएंगे। ये सारे नंबर डिविजिबल बन जाएंगे बाय x। इसका मतलब है दैट x इज, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब इनसे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इस तरीके से डिवीजन कर सकता है। तो इसका मतलब है x क्या बन गया, x इज HCF ऑफ किस किस का HCF बन गया, x बन गया HCF ऑफ 1550, 9375, 15625, इन तीनों का ये HCF बन गया। ठीक है, तो हमने अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग, मैं सिंपली LCM HCF को नहीं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, मैं वीडियो को बहुत अननेसेसरीली लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर फिर भी आई एम अगेन टेलिंग कि आपको LCM या HCF में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास ये एक फैक्टर ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है। पहले मैं आपको एक फैक्टर ट्री बताती हूँ कि हम कैसे एक फैक्टर ट्री बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ। एक जनरल रफ में एक फैक्टर ट्री हम बनाते हैं। पहले मान लो कि मैंने कोई भी एक नंबर लिखा, लेट्स से मैंने लिख दिया 100। ठीक है, अब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो। मान लो मैंने 100 को लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 4। ये फैक्टर ट्री किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। इसी एक नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनको मैं बहुत तरीक़ों से लिख सकती हूँ। 25 इंटू 4। अब 25 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, 25 ऊपर वाला नंबर मिलता है। और मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 5 करूंगी तो मुझे इधर बॉक्स वाला नंबर मिल जाएगा।
और अगर मैं इधर डिवाइड करती हूँ तो मुझे इधर बॉक्स वाला नंबर मिलता है। जैसे 25 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 25 करूँगी तो 4 आंसर मिलेगा, और 100 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो 25 आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स का नंबर हमें गिवन है, दूसरे का नंबर हमें नहीं गिवन, तो हम उनको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे एक सेकेंड, ये लीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आ गया। अब हमें पता है ये वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 डिवाइड बाय 4, मतलब 4 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तभी तो वो ऊपर फैक्टर बनेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, यहाँ पे 25 आ गया। अब 25 को हम कौन से नंबर से डिवाइड 5 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाए, यहाँ हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। इस तरीके से आपको ये जो टेबल है वो हमें अरेंज करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ पे 3 की ब्रांच बन रही है ना, 1 2 3 1 2 3, तो जहाँ पे 2 नंबर दिए वहाँ से आप स्टार्ट करो। अगर मैं सोचूं मैं पहले इसको फिल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसके आगे के दोनों नंबर मेरे पास नहीं है, तो ये फर्स्टली नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाले इस सेकंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास आगे के 2 नंबर दिए हैं, तो मतलब अगर मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो 7 3 ज़ा 21, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 21 को ही हम 3 into 7 लिख सकते हैं ना, आगे वाले दोनों बॉक्सेस हमने बना दिए। अब 21 है यहाँ पे 2 है, तो 21 into 2 कितना हो गया 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक है, यहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, आपको किसी भी ऑर्डर में हो सकता है आपको 42 दिया हो, 2 दिया हो और साथ में 3 दिया हो। ठीक है, अगर मान लो हमें इस तरीके से दिया होता, 42 गिवन होता हमें, यहाँ पे 2 भी हमें गिवन होता, यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी होता, यहाँ पे 3 गिवन होता और यहाँ पे 7 वाला बॉक्स एम्प्टी होता। फिर हम कैसे करते, अब हमें पता है यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 2 है, और ये वाला नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 2। जब हम आगे जाते हैं, ऊपर से नीचे वाली सीरीज में आते हैं, तो हमें डिवीजन करना होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ पे 21 आ गया। अब अगेन हमें ऊपर से नीचे आना है, 21 3 का तो पता है, यहाँ पे नहीं पता है, तो अगेन हम क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 3, तो विच इज 7, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 7 आएगा। आई रियली होप ये फैक्टर ट्री वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6n एंड्स विद डिजिट 0। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है n, जिसके लिए 6n जो है उसकी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू आएगी उसका लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 की जगह पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, 4n भी दिया जा सकता है, 8n दिया जा सकता है, 7n दिया जा सकता है, 5n दिया जा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। और आपको ये बताना है कि क्या ये जो n है, n की कौन सी वैल्यू के लिए इसको जब हम एक्सपैंड करें तो डिजिट शुड लास्ट विद 0, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए। अब गिवन क्वेश्चन में है 6n, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6n जो है वो देखो, इसको अगर मैं 6 करूंगी तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। 6 करते हैं तो 36 आता है, 6 करेंगे तो 216 आता है, 6 करेंगे तो 1296 आता है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी यूनिट डिजिट हर जगह कितनी है 6 ही है। तो मतलब हम कोई भी वैल्यू ले लें n की, वो 0 नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हमारे पास रूल होता है। रूल ये है कि जो भी हम नंबर जिसकी हम बेस नंबर जो है हमारा, पावर मैटर नहीं करती है,
जो बेस नंबर है, अगर उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तब उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 से 0 आएगा। n की किसी भी पावर के लिए वो 0 आ सकता है अगर उसमें 2 और 5 दोनों हैं तो। अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 6 तो हम लिखा जा सकता है दैट इज 2 into 3। इसका मतलब है 6 raised to power n is equals to what, 2 into 3 raised to power n। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे नाउ बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not contain both 2 and 5, therefore for no value of n, 6 raised to power n will ends with digit 0। मतलब हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 25,000 कुछ भी ले लें n की वैल्यू, ये कभी भी इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आने वाला है, हमेशा 6 ही आएगा वैसे तो। बट फिर भी आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्वेश्चन करना है, ये 2 मार्कर में आ जाता है या कई बार हमें ये MCQ फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ये उसका प्रॉपर रीज़न है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तो उस नंबर को आप कितनी भी बार सेल्फ मल्टीप्लाइड कर लो, उसका कोई भी पावर ले लो, वो कभी भी उसके लास्ट में 0 नहीं आने वाला है। ओके सो बच्चे, ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। और अब जो है आई रियली होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई इशू रह गया है, कोई अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, या फिर अगर इस चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर भी है जो आप समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पहले वीडियो बना दिया जाए, तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगी। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मेरी इस चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, तो जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट फ्यूचर और जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।